गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आपको बताया गया था कि कल की क्लास हो चुकी थी और आज की क्लास भी ये एप्लीकेशन पर फ्री रखी गई है और कल से ये नहीं रहेगी। कल से ये सिर्फ उन लोगों के लिए रहेगी जिन लोगों ने रजिस्टर किया है इस बैच में। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी मॉडर्न इंडिया के बारे में और मैंने आपको बताया था कि हम मॉडर्न इंडिया से शुरुआत करेंगे। जी, सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था कि हम इसमें मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट करेंगे और मॉडर्न इंडिया में हमारे पास पढ़ने के लिए क्या क्या सिलेबस होगा, वो सारी की सारी चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम बात करेंगे किसके बारे में, टॉपिक के बारे में जो हमने कल शुरू कर दिया था और हमें है ना उसको कंटिन्यू करना है। दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, या भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन। एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, या भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये हमने शुरू किया था। जी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन में पहले से ही 8:15 बजे का टाइम डला हुआ था, 8:15 का, तो बिल्कुल टाइम से स्टार्ट हो गई क्लास, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जी, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल हमने बात की थी एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन कंपनीज इन इंडिया और हम बात कर रहे थे कि क्या रीजंस थे या वो क्या कारण थे जिसकी वजह से यूरोपियों का भारत में आगमन शुरू हुआ। और हम सब जानते हैं सबसे पहले भारत में आगमन हुआ पोर्चुगीज का या पुर्तगालियों का, और पुर्तगालियों के ही बारे में हमने कल पढ़ना शुरू किया था। और हम बात कर रहे थे वास्को डी गामा के बारे में, जिसने भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1498 में ये भारत आया था, लेकिन 3 बार आया था। पहले 1498 में, फिर 1502 में और उसके बाद 1524 में पुर्तगालियों का वाइसराय बनकर। और इसकी डेथ भारत में ही, कोचिन में हुई। और हम सब जानते हैं ये भारत में ही मरा था। टोटल ये 3 बार आया था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसी के आगे से हम बात करते हैं। हमने बात की कि भारत में 1524 ईस्वी में जब वास्को डी गामा आया तो उसकी भारत में ही मृत्यु हो गई। और दोस्तों, हम सब जानते हैं 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली प्रशासन को संभालने के लिए पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर बनाकर भेजा गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। और जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली साम्राज्य के प्रशासन को संभालने के लिए या प्रशासन चलाने के लिए भारत में आया पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर बनकर, तो उस समय फारस की खाड़ी और अरब सागर पर सारे में केवल और केवल तुर्क और अरेबियंस का ही आधिपत्य था, या उन्हीं का अधिकार था। और पूरे के पूरे सागर पर उन्हीं का अधिकार था और वही लोग व्यापार किया करते थे। लेकिन अल्मीडा चाहता था कि किसी तरीके से वहां से सारा का सारा डोमिनेंस खत्म कर दिया जाए, अरेबियंस का भी और तुर्कों का भी। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही एक पॉलिसी अपनाई जिसको कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी या अल्मीडा की नीली जल नीति। और अपनी इसी ब्लू वाटर पॉलिसी के चलते या इसी नीली जल नीति से
इसने अरेबियंस और टर्किश के सारे बेड़ों को पराजित करके पूरे के पूरे अरब सागर पर अधिकार कर लिया, पूरे के पूरे फारस की खाड़ी पर अधिकार कर लिया और पूरे के पूरे अरब सागर पर अधिकार करके ही इसने पुर्तगालियों को कहा सागर का स्वामी। इसी ने पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहा क्योंकि पूरे के पूरे अरब सागर पर ही अधिकार हो चुका था पुर्तगालियों का। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी ने भारत में पोर्चुगीज एम्पायर को या पुर्तगाली साम्राज्य को कहा एस्तांदो दी इंडिया। इसी ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तांदो दी इंडिया की संज्ञा दी। कहने का मतलब भारत में जितना भी साम्राज्य व्यापारियों का स्थापित हुआ उसी साम्राज्य को इसने एस्तांदो दी इंडिया का नाम दिया या एस्तांदो दी इंडिया कहा। और देखते ही देखते जो पोर्चुगीज नेवी थी या जो पुर्तगाली नौसेना थी वो पूरे के पूरे अरब सागर पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई और पूरे के पूरे अरब सागर पर सारा का सारा डोमिनेंस किसका हो गया? पोर्चुगीज का हो गया या पुर्तगालियों का हो गया। और दोस्तों हम सब जानते हैं ये 1505 से लेके 1509 ईस्वी तक पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर रहा और उसके बाद 1509 ईस्वी में ये वापस लौट गया। और इसके वापस लौटने के बाद पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बनकर, जिसे पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो भारत आया और हम सब जानते हैं ही वॉज अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बाद भारत में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर (1509 से लेके 1515 ईस्वी तक पुर्तगालियों का भारत में दूसरा गवर्नर बनाकर भेजा गया अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। और ध्यान रखेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही कहा जाता है एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया। यही कहलाता है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। ये कहलाता है पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक। और ध्यान रखेंगे जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था ये 1509 से 1515 तक तो पुर्तगालियों का गवर्नर रहा, लेकिन ये भारत में सबसे पहले 1503 ईस्वी में आया था और इसे ने 1503 ईस्वी में कोचिन में एक पुर्तगालियों के लिए दुर्ग का निर्माण करवाया था या फोर्ट का निर्माण करवाया था। और इसी के प्रयासों से ही पुर्तगालियों की जो सबसे पहली फैक्ट्री खुली थी या सबसे पहला जो इनका कारखाना स्थापित हुआ था वो कोचिन में ही हुआ था 1503 ईस्वी में, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। और जब ये हिंदुस्तान आया और पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बना तो ध्यान रखेंगे उसी समय 1510 ईस्वी में बीजापुर का शासक हुआ करता था यूसुफ
आदिल शाही सुल्तान। यूसुफ आदिल शाही सुल्तान। और ध्यान रखेंगे 1510 ईस्वी में ही इसने बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाही सुल्तान पर ही आक्रमण किया और उसी से इसने प्राप्त किया गोवा। एंड ही गॉट गोवा फ्रॉम हिम। वो गोवा जो अभी तक किसके अधिकार में था? बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाही सुल्तान के अधिकार में था, बस उसी पर अधिकार किया और उसी से गोवा प्राप्त कर लिया। किसने? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ही ऑल्सो प्रोहिबिटेड सती सिस्टम ड्यूरिंग हिज पीरियड। इसने भी अपने शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसने भी अपने शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसीलिए इसकी तुलना कुछ कुछ इतिहासकारों ने राजा राम मोहन राय से भी की है, क्योंकि हम सब जानते हैं राजा राम मोहन राय ही वो व्यक्ति हैं, भारत के वो समाज सुधारक हैं, जिन्हीं के कंट्रीब्यूशन से भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा भारत से सती प्रथा का अंत किया गया था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क डाइड इन इंडिया। इसकी भी मृत्यु भारत में ही हुई 1515 ईस्वी में। और ध्यान रखेंगे भारत में जो बेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगोज है, जो आमों की सबसे बेहतरीन किस्म है, हम सब जानते हैं भारत में जो बेस्ट मैंगो वैरायटी है वही क्या कहलाती है? अल्फांसो। और ध्यान रखेंगे इसी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही इन अल्फांसो मैंगोज की खेती भारत में सबसे पहले शुरू करवाई थी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। और उसी के नाम पर इन आमों को भी क्या नाम दिया गया है? अल्फांसो नाम दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि लंबे समय के बाद पुर्तगालियों का गवर्नर बनाकर भेजा गया था नीनो डी कूना को, लेकिन उससे पहले 1524 ईस्वी में, हम सब जानते हैं 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत तीसरी बार आया था पुर्तगालियों का वायसराय बनकर, लेकिन 1524 में ही उसकी डेथ कोचिन में हो गई थी। भारत में सती प्रथा को सबसे पहले किसने बैन किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ही वॉज नॉट द फर्स्ट रूलर हु प्रोहिबिटेड सती सिस्टम। भारत में सती प्रथा पर तो सबसे पहले बैन फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, उसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने भी लगाया था, उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने लगाया कर, मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी लगवाया था, लेकिन अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, जो भारत के सबसे पहला गवर्नर जनरल था। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पुर्तगालियों के तीसरे गवर्नर के बारे में। इसके बाद आया पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बनकर नीनो डी कूना। पंद्रह सौ 29 से लेके 1538 ईस्वी तक पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बनकर भारत आया नीनो डी कूना। ये पुर्तगालियों का भारत में तीसरा गवर्नर था, जिसे नीनो डी कूना कहा जाता है। ये 1529 ईस्वी में भारत आया था और इसी ने एक महत्वपूर्ण काम किया था। इन 1530
1530 ईस्वी में अभी तक तो पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था वो कोचिन में हुआ करता था और कोचिन ही उनकी राजधानी हुआ करती थी। लेकिन 1530 ईस्वी में नीनो डी कोना ने ही पुर्तगालियों के मुख्यालय को या पुर्तगालियों की राजधानी को कोचिन से शिफ्ट करके क्या बना दिया, गोवा। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। इसने पुर्तगालियों की राजधानी को कोचिन से गोवा स्थानांतरित किया। और ध्यान रखेंगे, जिस समय पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर था नीनो डी कोना, तो हम सब जानते हैं उस समय, जी मैंने बताया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 1503 में पुर्तगाली की पहली कंपनी की स्थापना कैसे हुआ, प्लीज क्लियर कीजिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, अगर कंपनी की स्थापना होती है ना, तो कंपनी का मतलब सिर्फ एक व्यापारिक भवन से, एक बिल्डिंग से या एक इमारत से नहीं होता है। हमेशा कंपनी की स्थापना पेपर्स पर होती है, ऑन पेपर्स पर। अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो आप अपने नाम से एक फर्म बनाएंगे या किसी भी नाम से एक फर्म बनाएंगे और उस नाम को आप रजिस्टर करवाएंगे, जिसका एक चालू खाता, एक करंट अकाउंट बनेगा, एक पैन कार्ड बनेगा और एक जीएसटी कार्ड बनेगा या जीएसटी नंबर उसको मिलेगा। हो गई कंपनी की स्थापना। ना तो इसके लिए आपको किसी बिल्डिंग की जरूरत है, तो मैंने आपसे कहा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1498 में हो गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी पहली जो व्यापारिक फैक्ट्री थी, जो व्यापारिक भवन था, वो इन्होंने स्थापित किया था सबसे पहले 1503 ईस्वी में कोचिन में। ये मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंपनी तो पेपर्स पर होती है ना, लेकिन एक्चुअली इमारत फैक्ट्री की ही होती है, व्यापारिक भवन की भी होती है, ऑफिस की ही होती है। जब पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर था नीनो डी कोना, तो दोस्तों हम सब जानते हैं इस समय मुगल साम्राज्य चल रहा था और इस समय भारत का मुगल बादशाह, इस समय भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इस समय उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य में रूल कर रहा था हुमायूं, और हुमायूं का ही सबसे बड़ा दुश्मन, एनिमी हुआ करता था एक रूलर जो गुजरात का शासक था, जिसका नाम था बहादुर शाह। ही वॉज द रूलर ऑफ गुजरात। और ध्यान रखेंगे, क्योंकि पुर्तगालियों का अधिकार गुजरात तक हो चुका था, अरब सागर तक हो चुका था, और उधर भारत का मुगल बादशाह हुमायूं और गुजरात के राजा बहादुर शाह के बीच में तनातनी चल रही थी या डिस्प्यूट चल रहे थे। इसी का फायदा उठाया नीनो डी कोना ने। और ध्यान रखेंगे, पुर्तगालियों के तीसरे गवर्नर नीनो डी कोना ने ही इन दोनों के मतभेदों का फायदा उठाकर 1534 ईस्वी में इसने बेसिन पर अधिकार कर लिया और 1535 ईस्वी में इसने दीव पर भी अधिकार कर लिया। दमन दीव आप सब जानते हैं। इसने बेसिन और दीव नामक स्थान पर भी अधिकार कर लिया और पुर्तगालियों का अधिकार बेसिन पर भी हुआ और दीव पर भी हुआ। इसके बाद ये 1529 से लेके 1538 तक तो पुर्तगालियों का गवर्नर रहा, लेकिन 1538 ईस्वी में ये वापस लौट गया और इसके स्थान पर अगला गवर्नर बनकर आया गार्सिया डी नोरोना। पुर्तगालियों का अगला गवर्नर या फोर्थ गवर्नर बनकर आया गार्सिया डी नोरोना।
और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये 1538 से लेकर लगभग 1545 तक पुर्तगालियों का चौथा गवर्नर रहा और गार्सिया दी नोरोना ने ही भारत में आकर या पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर कुछ महत्वपूर्ण काम किए। जैसे हम सब जानते हैं इसी ने अपने शासनकाल में, सॉरी ये 45 नहीं होगा, इसको 59 लिख लीजिए। हाँ, 1538 से लेके 1559 तक गार्सिया डी नोरोना या गार्सिया डी नोरोना पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बनकर आया और इसी ने अपने ही शासनकाल में 1545 ईस्वी में अधिकार किया सिलोन पर। और ध्यान रखेंगे सिलोन का मतलब है वर्तमान का श्रीलंका। और ध्यान रखेंगे इसी ने 1559 में अपने शासनकाल में अधिकार किया दमन पर। और हम सब जानते हैं दमन और दीव दोनों पुर्तगालियों के अधिकार में थे और गोवा भी पुर्तगालियों के ही अधिकार में था। और हम सब जानते हैं पुर्तगाली आए भारत में सबसे पहले थे, लेकिन है ना वो गए भारत से सबसे बाद में थे, क्योंकि अंतिम रूप से पुर्तगाली आखिरी बार तक भारत में कहां पर रहे, गोवा में और दमन और दीव में। यही वो 3 जगहें थी जहां पर पुर्तगाली आखिरी बार तक भारत में बने रहे और यहां पर बसे रहे। तो ध्यान रखेंगे ये पुर्तगालियों के सबसे पहले 4 गवर्नर्स थे। अगर आपसे पूछें, क्योंकि क्वेश्चन बनता है ऑब्वियसली, आपसे पूछेंगे बताइए यूरोपियन कंपनीज में वो कौन थे जो आए भारत में सबसे पहले थे लेकिन गए सबसे बाद में, देवर पोर्चुगीज, वो पुर्तगाली थे। हम सब जानते हैं ये आए 1498 में थे लेकिन भारत में रहे 1961 तक, आखिरी बार गोवा और दमन और दीव में। और दोस्तों हम सब जानते हैं 1961 में ही गोवा से पुर्तगालियों को और दमन और दीव से पुर्तगालियों को खाली करवाया गया और 1961 में ही या इसके बाद ही गोवा और दमन दीव को भारत का अभिन्न अंग बनाकर क्या घोषित कर दिया गया, यूनियन टेरिटरीज, ये बन गए भारत के केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन इन 1987 बाय 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 56वां संविधान संशोधन करके 1987 ईस्वी में गोवा बिकेम 25th स्टेट ऑफ इंडिया, गोवा को ही देश का 25वां राज्य बना दिया गया। और हम सब जानते हैं गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं संविधान के आर्टिकल 371 आई के तहत। संविधान के आर्टिकल 371 आई में विशेष प्रावधान किए गए हैं गोवा के लिए। आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखेंगे पुर्तगाली स्टार्टेड कार्टेज, आर्मेडा एंड काफिल सिस्टम इन इंडिया। पुर्तगालियों ने ही भारत में कार्टेज, आर्मेडा और काफिला प्रथा की शुरुआत की। नई चीज है, समझेंगे है क्या।
जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो पुर्तगालियों ने ही भारत में एक प्रथा शुरू की थी, एक सिस्टम शुरू किया था जिसको क्या कहा जाता था? जिसे कहा जाता था कार्ट्रिज अरमीडा और काफिल सिस्टम या कार्ट्रिज अरमीडा और काफिला प्रथा। लेकिन ये हुआ क्या था या ये होता क्या था, ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज, जो पुर्तगालियों का कार्टेज और अरमीडा सिस्टम था, इसका मतलब हुआ करता था टू टेक परमिट फ्रॉम Portuguese for trade in Arabian Sea। इसका मतलब था अरब सागर में व्यापार करने की अनुमति। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे अरब सागर के स्वामी बन चुके थे पुर्तगाली, और पूरे के पूरे अरब सागर पर पुर्तगालियों का ही अधिकार था। इसीलिए अगर भारत या किसी भी अन्य देश में किसी भी व्यक्ति को अरब सागर से होकर गुजरना होता था या अरब सागर से व्यापार करना शुरू होता था या व्यापार शुरू करना होता था, तो उसके लिए पहले पुर्तगालियों से एक परमिट लेना होता था, एक परमिशन लेनी होती थी। और उसी परमिट को या उसी अनुमति पत्र को क्या कहा जाता था? कार्ट्रिज अरमीडा कहा जाता था। और दूसरी चीज, जो काफिल सिस्टम था या जो काफिला प्रथा था, ये हुआ करता था कि अगर कोई भी भारतीय राजा या कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति अरब सागर से व्यापार करना चाहता है तो वो परमिशन तो लेगा ही लेगा पुर्तगालियों से, लेकिन पुर्तगालियों की ही एक बटालियन या एक नौसेना की टुकड़ी, या कह सकते हैं कि पुर्तगालियों का ही एक जहाजी बेड़ा हमेशा उन लोगों के साथ अरब सागर में चलेगा जो लोग वहां से व्यापार करेंगे। वो एक पूरा का पूरा काफिला बनकर जाता था या वो काफिल बन के जाता था, जिसे काफिल सिस्टम या काफिला प्रथा कहा जाता था। और ये कितना ज्यादा जरूरी था भारतीय राजाओं के लिए, इतिहासकार कहते हैं कि आप इस बात का इसी से पता लगा सकते हैं कि ये जो कार्ट्रिज अरमीडा सिस्टम था, इसके लिए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को भी परमिशन लेनी पड़ती थी। अब आप खुद देख सकते हैं, भारत का सबसे महान मुगल बादशाह था अकबर, लेकिन फिर भी अगर अरब सागर से मुगल से व्यापार किया करते थे तो उसकी परमिशन भी मुगलों को किससे लेनी होती थी? पुर्तगालियों से लेनी होती थी, जिसे कार्टेज अरमीडा और काफिला प्रथा कहा जाता था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी व्यवस्था को कार्टेज अरमीडा और काफिला प्रथा कहा जाता था। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति अरब सागर में व्यापार करेगा तो उसे सबसे पहले कार्ट्रिज अरमीडा लेना होगा पुर्तगालियों से, जो कि एक परमिट था, और पुर्तगालियों के ही जहाजी बेड़ों के साथ अपना सारा का सारा जो सामान है वो लेकर जाना होगा और अरब सागर पार करना होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहां से या इस कार्ट्रिज अरमीडा सिस्टम से ले जाना अलाउड नहीं था। क्या? एक तो ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और दूसरी चीज एक्सप्लोजिव्स या गोला बारूद।
यहाँ से केवल काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसको पूरी तरीके से बैन किया हुआ था। किसने? पुर्तगालियों ने या पोर्चुगीज ने। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि पीयूष नाम का कोई लड़का है जो कह रहा है कि डेली 3 घंटे क्लास ले लिया करें। भाई एक काम करना, मेरे को स्लेव बना ले यार, गुलाम। मैं कुतुबुद्दीन ऐबक बन जाता हूँ, मोहम्मद गौरी बन जा। ठीक है ना? तो मेरे को अपनी बात बांध ले, है ना? मैं बस तेरे को पूरे दिन इतिहास ही पढ़ाता रहूंगा, नालायक कहीं के। अबे घर भी जाना होता है, तुम लोग घर पे बैठे हो, मैं भी अपने घर से बहुत दूर हूँ। मैं रात को 11 बजे फ्री होकर निकलूंगा तो पता नहीं अगले दिन पहुंचूंगा घर पे। काफिर कहीं का। हाँ चलिए जी, अब हम बात करते हैं उन कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो पुर्तगालियों ने ही भारत में शुरू की और जो पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए। और हम सब जानते हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुर्तगाली भारत में लेकर आए थे। भाई मैं तो अपने हिसाब से कराता हूँ, उसकी टेंशन मत लीजिए। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए थे पोटैटोज या आलू। हम सब जानते हैं भारत में आलू की खेती सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही शुरू की थी। पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए रेड चिली, लाल मिर्च। पुर्तगालियों ने ही भारत में शुरू की टोबैको या तंबाकू की खेती। यही भारत में लेकर आए ऑरेंजेस एंड पाइनएप्पल, संतरा और अनानास। ये तो आप जानते होंगे, ये जो अनानास शब्द है ये हिंदी का नहीं बल्कि ये पुर्तगाली और फ्रांसीसी शब्द है। हाँ जी, इसके अलावा पुर्तगालियों ने ही भारत में शुरू किया शिप बिल्डिंग या जहाज निर्माण। इसके अलावा पुर्तगालियों ने ही भारत में शुरू की प्रिंटिंग प्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए कैथोलिक डिजाइन ऑफ चर्च या चर्च बनाने का कैथोलिक मॉडल। और हम सब जानते हैं पुर्तगालियों के ही आने से भारत में क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म का प्रचार तेज हुआ और इन्होंने ही भारत में आकर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की और यहीं पर आकर लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्होंने क्या बनाना शुरू किया? ईसाई बनाना शुरू किया या क्रिश्चियंस बनाना शुरू किया। तो हम सब जानते हैं ये सारे के सारे कंट्रीब्यूशन थे जो पुर्तगालियों के ही थे भारत के लिए।
चलिए, ये थे पुर्तगाली। और दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल, बैच शुरू होने दीजिए भाई। अभी तो ये बैच ही स्टार्ट नहीं हुआ। आज की भी आप फ्री क्लास समझ के चलिए, ये भी फ्री क्लास है। जैसे ही बैच शुरू हो जाएगा, तो अगर आपको लगता है कि भाई आप इस टाइम पढ़ने में थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम को तो शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको पढ़ने से मतलब है यार, है ना, वो आप किसी भी वक्त पढ़ें। आप देश के युवा हैं वैसे भी। कैथोलिक मॉडल क्या होता है मेरे भाई? जो चर्च है ना बनाने का, है ना, जो एक मॉडल होता है, जिस मॉडल में ट्रायंगुलर शेप में चर्च बनाए जाते हैं, है ना, वो जो मॉडल है कैथोलिक मॉडल, वो पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए थे। पुर्तगाली पानी के किनारे पुर्तगाली पानी के किनारे रहना पसंद नहीं करते थे मेरे दोस्तों। एक्चुअली बेसिकली क्या है ना, कि भाई अगर कोस्टल एरियाज में रहेंगे, अगर समुद्री तटों पर रहेंगे, तो तभी तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में क्या रहेगी, सहूलियत रहेगी ना। रेलवे का विकास तो नहीं हुआ था भारत में, रेलवे का विकास तो आकर अंग्रेज करेंगे। तो यही कारण है कि जो पुर्तगालियों की ज्यादातर बस्तियां थी, जो फैक्ट्रीज थी, वो कोस्टल एरियाज में थी, वो समुद्र किनारे हुआ करती थी। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे डचेस के बारे में, डचों के बारे में। और हम सब जानते हैं डचेस कहाँ के लोग होते हैं? नीदरलैंड्स या हॉलैंड के लोगों को ही क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। इसके बाद भारत में आगमन हुआ डचेस का, या नीदरलैंड्स या हॉलैंड के लोगों का। और दोस्तों हम सब जानते हैं भारत में आने वाला सबसे पहला डच 1596 में आया, जिसका नाम था कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन was first Dutch who arrived in इंडिया, जो भारत में आया था, और भारत में आने वाला ये सबसे पहला डच था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, डचेस आए तो अंग्रेजों से पहले थे भारत में। हालांकि अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें, तो वो बाद में आए डचेस के। लेकिन डचेस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अंग्रेजों के बाद स्थापित हुई। इन 1602 दे एस्टैब्लिश्ड देयर डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और ध्यान रखेंगे, इस कंपनी का नाम हुआ करता था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। इसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे, ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये भारत में 21 वर्ष तक, 21 ईयर्स तक व्यापार करने की परमिशन लेकर आई थी। किससे? डच पार्लियामेंट से या नीदरलैंड की संसद से। इसमें टोटल 17 मेंबर्स हुआ करते थे। इट हैड टोटल 17 मेंबर्स। इसमें 17 सदस्य हुआ करते थे, और 17 सदस्यों की ही ये क्या हुआ करती थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। दोस्तों हम सब जानते हैं, इन 1605 1605 ईस्वी में डचेस एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मुसलीपट्टनम। डचों ने भारत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में लगाई। ये डचों की सबसे पहली फैक्ट्री थी जो मुसलीपट्टनम में लगी थी। लेकिन कई बार आपसे पूछेंगे
जी हाँ, बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई मतलब भी होता है, बिल्कुल होता है भाई। जब यूरोप से, है ना, हम सब जानते हैं कि जब परीक्षावाणी में कार्नेलियस देहस्तमान कहा गया है। एक ही बात है, वो जो देहस्तमान है वो बेसिकली इसमें हाउटमैन है। ठीक है, तो ये तो है ना कॉमन सेंस वाली बात है, ये कोई डाउट नहीं है, इसको मैं डाउट नहीं समझता हूँ। 1596 में कार्नेलियस हाउटमैन सबसे पहले आया था, या देहस्तमान जो आप कह रहे हैं, जो भारत में आने वाला सबसे पहला डच था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हाँ बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब होता है, हम सब जानते हैं, यूरोप से भारत की खोज करने के लिए सबसे पहले तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड से कोलंबस निकला था। लेकिन जब कोलंबस का जहाज दिशा भटका, क्योंकि वो इंडिया खोजने आया था, उसको आना था पूर्वी दिशा में, वो पूर्वी दिशा की जगह पश्चिमी दिशा में चला गया था। अमेरिका की खोज उसने करी और वो वेस्ट इंडीज की खोज करके आया, और उसी वेस्ट इंडीज को उसने नाम दिया वेस्ट इंडिया। उसी ने वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडिया कहा। और हम सब जानते हैं जब वास्को डी गामा भारत में आया तो उसने हमारे देश को ईस्ट इंडिया कहा, तो वेस्ट इंडीज कहलाया वेस्ट इंडिया, हम कहलाए ईस्ट इंडिया। इसलिए यहाँ पर जितने भी व्यापारिक लोग आए या जितनी भी व्यापारिक कंपनियां यूरोप से आई, सब लोगों ने हमारे देश को क्या कहा है? ईस्ट इंडिया कहा है या पूर्वी भारत कहा है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, डचों की सबसे पहली जो फैक्ट्री थी वो 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछें कि इनकी बंगाल में पहली फैक्ट्री कब और कहां पर स्थापित हुई, तो ध्यान रखेंगे, देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल। इनकी बंगाल में प्रथम फैक्ट्री, इनकी बंगाल में प्रथम फैक्ट्री 1627 में स्थापित हुई, पश्चिम बंगाल के या बंगाल के पीपली नामक स्थान पर। बंगाल के पीपली नामक स्थान पर 1627 ईस्वी में इन्होंने, हे भगवान राज मेरे भाई, यार तू मान जा, नहीं तो तूने करियर विल पे जितने भी बैच खरीद रखे होंगे ना, मैं सबसे तेरे को बेदखल करा दूंगा अभी के अभी, तुरंत। तू कल भी मेरे को कमेंट्स करके परेशान कर रहा था और तू आज भी यही कर रहा है, तो या तो तू खुद ही मान जा। अगर यहाँ से, है ना, मैंने फोन करवाया तो यार देख, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं होगी। फिर करियर विल के लिए, करियर विल से आपको ताज उम्र के लिए, है ना, या आजीवन के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर आप फ्यूचर में कभी भी अगर करियर विल पे पढ़ना चाहेंगे तो भाई साहब नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर मैंने ब्लॉक करवा दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको अनब्लॉक करवा दे। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी ये काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए ठीक है, राज आपके लिए खुशखबरी है, जल्दी से जाइए और राज नाम के आदमी को ब्लॉक करके आइए फटाफट से, तुरंत। शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको राज, और आप इस नए बैच में ब्लॉक होने वाले सबसे पहले कंटेंटर बने हैं। आपका बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और किसी को भारत रत्न चाहिए तो वो बता सकता है। आपका नाम केवल राज है भाई, आप शाहरुख खान वाले राज ना समझिए आप अपने आप को। अगर हम बात करें डचेस के व्यापार के बारे में, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सबसे पहले भारत में शेयर होल्ड बिजनेस शुरू करने वाले भी कौन हुए हैं? डचेस हुए हैं। डचेस ने ही सबसे पहले यहाँ पर शेयर होल्ड बिजनेस शुरू किया था। इसके अलावा दे स्टार्टेड गोल्डन कॉइन्स इन इंडिया, इन्होंने भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए थे जिन्हें पैगोडा कॉइन्स या पैगोडा सिक्के कहा जाता था, जिन्हें पैगोडा कॉइन्स या पैगोडा सिक्के कहा जाता था।
और मेनली अगर हम बात करें इनके ट्रेड्स के बारे में या इनके व्यापार के बारे में, तो ये भारत में व्यापार किया करते थे सूती वस्त्र, कॉटन टेक्सटाइल का, इंडिगो नील का, इसके अलावा सिल्क कच्चे रेशम का, ऑब्वियसली स्पाइसेस मसालों का। लेकिन इनमें दो महत्वपूर्ण उद्योग या दो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज इनके पास थी, एक तो सूती वस्त्र उद्योग, एक तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरा इंडिगो इंडस्ट्री या नील उद्योग। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों की ही नजर थी किस पर, इनके इसी ट्रेड पर या इसी व्यापार पर। इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरीके से डचों के ये दोनों के दोनों जो व्यापार है वो हमारे कब्जे में आ जाए। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने डचों पर आक्रमण किया, डचों पर अटैक किया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 1759 में एक फेमस बैटल लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा या बेदरा का युद्ध, और ये लड़ा गया बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड डचेस। ये डचों और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया। हे भगवान, क्या लिख रहा है ये सर? ये बैच नेट के लिए हेल्पफुल होगा क्या? नहीं भाई, नेट की जो हिस्ट्री है ना वो अलग है ना, नेट के लिए भारत का नहीं है ना। आप जाके होनालुलु का इतिहास पढ़ के आइए, जाइए, है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा। और अगर आप वाकई में हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन हैं तो आपको पता होगा कि आपके नेट के पेपर के लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। ये आपको मुझसे बिल्कुल भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि हेल्पफुल होगा या नहीं, तो भाई साहब आप गलत चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ज़िंदगी को ट्रैक पर ले आइए फटाफट से। रोज़ रोज़ ये पूछना बंद कीजिए कि क्या ये मेरे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर एक व्यक्ति को नहीं, हज़ारों लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिसको है ना जितना जितना अपने हिसाब से लेना है उतना उतना ले लीजिए। मैंने तो कल भी यही कहा था, अपना सिलेबस निकालिए, है ना। जब आपको नेट का सिलेबस ही नहीं पता कि नेट में आता क्या क्या है, तो आप नेट का पेपर दे कैसे सकते हैं, ये बताइए। एक से बढ़कर एक कलाकार है यहाँ पर। 1759 में बैटल ऑफ बेदरा लड़ा गया अंग्रेजों और डचों के बीच में। और दोस्तों हम सब जानते हैं इस समय अंग्रेजों का बंगाल का गवर्नर या गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों की तरफ से ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लड़ा गया था। हम सब जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी में तो सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हराई था, लेकिन साथ में इसने डचों को भी पराजित किया था जब 1759 में बैटल ऑफ बेदरा लड़ा गया। और इसी बैटल ऑफ बेदरा में अंग्रेजों ने बुरी तरीके से डचेस को पराजित किया और इनके दोनों व्यापार इनसे छीन लिए, सूती वस्त्र भी और नील उद्योग भी। और ध्यान रखेंगे 1795 में फाइनली डचेस रिटर्न्ड टू नीदरलैंड्स। और फाइनली 1795 ईस्वी में डच नीदरलैंड्स वापस लौट गए। एक आदमी, एक काफिर पूछ रहा है कि इंडिगो क्या होता है। मेरे भाई यहाँ पर लिखा है इंडिगो का मतलब है नील।
अपनी सफेद शर्ट धोएगा ना तो उसमें असली सफेदी तभी आएगी जब उसमें नील लगा होगा, है ना। उसी नील को भाई इंडिगो कहते हैं। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, हा हा, वही नील। जी वेलकम बैक। असुविधा के लिए खेद है और इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। पढ़ाते पढ़ाते बैटरी डाउन हो गई, नहीं पता चला, मेरी नहीं माइक की, पता ही नहीं चला कब आवाज गई। हाँ जी वेलकम। अरे ये माइक में दिक्कत हो रही थी भैया, हमने कछु नहीं करा, ये माइक में दिक्कत हो रही थी। जी मैंने कहा कि 1795 ईस्वी में डच भारत से वापस नीदरलैंड लौट गए। हम बात कर रहे थे नील की। मैंने कहा था कि भारत में पहले नील की खेती हुआ करती थी और जो नील की खेती करके हम नील उगाया करते थे। जी हाँ बिल्कुल, अफीम का भी व्यापार किया करते थे भारत में डचेस, बिल्कुल किया करते थे। ध्यान रखेंगे।
जो नील की खेती है वो भारत में ही हुआ करती थी, लेकिन जब 20th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप में सिंथेटिक नील का आविष्कार हुआ तो वो भारतीय नील जिसकी खेती करके हम उसको भेज रहे थे यूरोप में, उसकी मांग लगभग खत्म हो गई। और उसकी मांग खत्म होने से ये नुकसान हुआ कि अब यूरोप में जो नील की रिक्वायरमेंट थी, जो नील की मांग थी, वो पूरी तरीके से क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब हमारे जो भारतीय किसान थे जो पहले से नील की खेती कर चुके थे, अब उन्हें परेशानी होने लगी, इसलिए यहाँ पर किसान विद्रोह होने लगे। हम पढ़ेंगे किसान विद्रोह के बारे में, जिसमें से चंपारण सत्याग्रह भी एक है। हम सब जानते हैं भारत में गांधी जी का जो सबसे पहला आंदोलन माना जाता है वो माना ही कौन सा जाता है, चंपारण सत्याग्रह। बिल्कुल। दोस्तों हम सब जानते हैं डचेस के बाद इसके बाद भारत में आगमन हुआ ब्रिटिशर्स का या अंग्रेजों का। इसके बाद भारत में आए ब्रिटिशर्स या अंग्रेज। और दोस्तों हम सब जानते हैं भारत में आने वाला सबसे पहला ब्रिटिश नाविक या ब्रिटिश यात्री माना जाता है जॉन मिल्डेनहाल। जॉन मिल्डेनहाल नाम का ही अंग्रेज, वो पहला अंग्रेज था, वो पहला ब्रिटिशर था जो भारत में आया था। और हम सब जानते हैं एक अंग्रेज मुगल बादशाह अकबर के दरबार में भी विजिट करके गया था, जिसे हम जानते हैं रॉल्फ फिंच के नाम से। ये भारत में आने वाले सबसे पहले 2 अंग्रेजी यात्री थे। लोग कह रहे हैं सर जीएस बैच में भी ऐसे ही पढ़ाई है। वाह। अरे जीएस स्पेशल बैच में है ना, हमें 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो वहां पर उस हिसाब से पढ़ाई होगी। यहाँ पर केवल हिस्ट्री की कहानी है, तो भाई यहाँ पर केवल हिस्ट्री की बात होगी। तो अब आपको कैसे समझाएं, आप समझते भी तो नहीं हो। ये भारत में आने वाले सबसे पहले 2 अंग्रेजी यात्री थे या 2 अंग्रेज यात्री थे। और दोस्तों हम सब जानते हैं ये वापस ब्रिटेन लौटे, और हम सब जानते हैं ब्रिटेन में ही इन्होंने व्यापारियों का एक दल बनाया, एक मर्चेंट्स ग्रुप बनाया, जिसका नाम रखा गया मर्चेंट एडवेंचर्स। और यही मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का ग्रुप उस समय ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। यही ग्रुप महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम से भारत और अन्य पूर्वी देशों में व्यापार करने के एकाधिकार को मांगने के लिए गया। और महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ही इन्हें सन 1600 में एक चार्टर दिया, एक राजलेख दिया, और उसी चार्टर को साइन किया गया 31 दिसंबर सन 1600 को, और स्थापना हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और स्थापना हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इसमें इनिशियली 217 सदस्य थे। इट हैड 217 मेंबर्स।
इसमें 217 सदस्य हुआ करते थे। यहाँ पर खतरनाक खतरनाक लोग हैं भाई। यहाँ पर लोग कहते हैं कि सर आप तुरंत इंसल्ट कर देते हैं। अबे मैं तो भैया आज तक मैंने आप लोगों को देखा तक नहीं है यार। जब मैंने आप लोगों को आज तक देखा भी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं यार मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, है ना। और इंसल्ट करवाने के लिए या इंसल्ट ना करवाने के लिए है पहले आपको उस मकाम पर पहुंचना पड़ेगा। पहले उस मकाम पर पहुंचिए जब आपको इंसल्ट होने की टेंशन होने लगे। अभी तो है ना आप एलिजिबल ही नहीं है इंसल्ट की टेंशन लेने के लिए। अभी तो आप लोग स्ट्रगलर्स हैं और सारे के सारे लोग अपने अपने मकामों को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, या ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम क्या था। तो ध्यान रखेंगे इसका वास्तविक नाम था गवर्नर्स एंड मर्चेंट्स, गवर्नर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ये वास्तविक नाम हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो गवर्नर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज वॉज द इनिशियल नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी का वास्तविक नाम था और इसी नाम से इसकी स्थापना की गई थी। अभी तक भारत में कोई भी समुद्री मार्ग से अंग्रेज नहीं आया था और हम सब जानते हैं भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला सबसे पहला अंग्रेज 1608 ईस्वी में आया मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज हुआ, हम सब जानते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस। Captain William Hawkins was the first Britisher who arrived in India via sea route, जो समुद्री मार्ग से आया था और आया था मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में। और हम सब जानते हैं ये जहांगीर के दरबार में भारत में परमिशन लेने के लिए आया था। किसके लिए? भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए। आपसे पूछेंगे बताइए कैप्टन विलियम हॉकिंस के शिप का नाम क्या था। उसके शिप का नाम हुआ करता था हेक्टर, या इसको आप कह सकते हैं रेड ड्रैगन। इसके जहाज का नाम हेक्टर, ये हेक्टर नामक या रेड ड्रैगन नाम के जहाज को लेकर आया था। ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा और यही जहांगीर के दरबार में इसलिए भेजा गया क्योंकि हम सब जानते हैं जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था ये फारसी भाषा भी जानता था और तुर्क भाषा भी जानता था। और एक फिरंगी को, एक अंग्रेज को अपने दरबार में फारसी और तुर्क भाषा बोलते हुए देखकर मुगल बादशाह जहांगीर बेहद खुश हुआ। और ध्यान रखेंगे जहांगीर गेव हिम द टाइटल ऑफ कैप्टन खान। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कैप्टन खान की उपाधि दी और परमिशन दी अंग्रेजों को सबसे पहली फैक्ट्री लगाने की। कहां पर? मुसलीपट्टनम में। इसीलिए अंग्रेजों की सबसे पहली अस्थायी फैक्ट्री या टेम्परेरी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में स्थापित कहां पर की गई? मुसलीपट्टनम में। लेकिन डचों के साथ विवाद या वाद विवाद होने की वजह से इस परमिशन को कैंसिल कर दिया गया। और दोस्तों हम सब जानते हैं अंग्रेजों की सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में कहां पर लगाई गई?
सूरत में लगाई गई। सूरत में लगी सबसे पहली फैक्ट्री। अच्छा, अंग्रेजों की सबसे पहली फैक्ट्री, स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई, हम सब जानते हैं। और ध्यान रखेंगे 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज हुआ सर टॉमस रो, जो भेजा गया था ब्रिटेन के महाराज किंग जेम्स प्रथम के द्वारा या किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा। देखिए, एक गद्दार सामने आ गया है। प्रीतम नाम का लड़का कह रहा है कि आप पैसे लेकर जीएस बैच में डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं। प्रीतम, फटाफट से मुझे कॉल कीजिए, ठीक है? मैं फटाफट से आपके पैसे रिफंड कराता हूँ। यहाँ से जितने भी करोड़ रुपए आपने करियर बिल को दिए हैं वो तुरंत आपको यहाँ से रिफंड कर दिए जाएंगे। जीएसटी काट कर फटाफट से वापस लीजिए और तुरंत निष्कासित हो जाइए करियर बिल से। ऐसे देशद्रोही और ऐसे गद्दारों की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तभी लगेगा कि पढ़ाया जा रहा है जब आपको हजारों फीस चार्ज की जाएगी ना आपसे। अभी तक ठगते ही आ रहे होंगे ना जिंदगी में, क्योंकि अभी तक जहां पर भी जाकर पढ़ाई करी होगी वहां पे हजारों रुपए मांग लिए गए होंगे। तो इसीलिए है ना, जब कौड़ियों के दाम में पढ़ाया जाएगा तो ऐसा ही लगेगा कि यार कुछ करवा ही नहीं रहे हैं। तो फटाफट से आप मुझे कॉल कीजिए या फिर आप करियर बिल पे कॉल कीजिए, मैं आपके सारे के सारे पैसे रिफंड करवाता हूँ। दिस इज अ प्रॉमिस फॉर यू। हमें नहीं जरूरत है ऐसे देशद्रोही और है ना ऐसे गद्दार लोगों की। अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हें गद्दार करार दे के गोली मार देता, नहीं तो तुम्हें दीवार में चिनवा देता, नहीं तो हाथी के पांव तले को चलवा दिया जाता तुम्हें, नहीं तो वो सजाएं दी जाती थी जो शास्त्रों में लिखी होती थी, क्रीमी भोजनम अंधकूपम, है ना, ऐसी ऐसी। भगवान जी कह रहे हैं कि 599 रुपए में सर चप्पल नहीं आती आजकल। और देखो ये 599 रुपए दे के चप्पल ही खाने की बात कर रहा है। हे भगवान, काफिर कहीं के। अब तू मेरे सामने आ जाएगा ना तो मैं गाजी बन जाऊंगा। प्यार से नहीं समझ में आती बात तो कुछ भी बकने लगते हैं यहाँ पे आके। ये भूल जाते हैं कि अपने टीचर से बात कर रहे हैं, है ना। ये भूल जाते हो आप लोग कभी कभी कि आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, है ना। वो टीचर जिससे आप ना तो आज तक कभी मिले, ना ही आपने रूबरू आकर कभी बात की, लेकिन स्टिल ही इज हेल्पिंग यू अ लॉट। लेकिन फिर भी वो आपकी मदद बहुत कर रहा है ना। तो कौन समझाए तुम्हें, है ना। अपने मम्मी पापा से कहिए कि पहले आपको वो वाला पाठ पढ़ाएं जो बचपन में पढ़ाया था, जो आप भूल गए हो, कि हमें हमेशा अपने टीचर्स और गुरुओं का आदर करना चाहिए। आप हमें कह रहे हैं कि आप पैसे लेकर पढ़ा नहीं रहे हैं। वाह, हम पैसे वापस करते हैं आपके, बिल्कुल वापस कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक्चुअली तुझे पता ही नहीं है कि यार पढ़ना क्या है। अब जिसको यही नहीं पता ना कि पढ़ना क्या होता है, उसको यही लगेगा कि पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। काफिर है ना तू, इसलिए। हाँ, इसको काला पानी भेज देते हैं, ये अच्छा आइडिया दिया मेरे को किसी ने, ये सबसे बढ़िया रहेगा भाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अंग्रेजों का भारत में व्यापार शुरू हुआ। पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस आया, फिर सर टॉमस रो आया, और हम सब जानते हैं भारत में जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो 3 प्रेसिडेंसीज में व्यापार किया करते थे, कलकत्ता, मद्रास और बंगाल। यहाँ पे लोगों ने ना 999 रुपए में जीएस का बैच खरीद के, बस उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तो भाई साहब, है ना,
उन्हें बस भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, मोदी जी को हटा दिया जाए और बस हमें बिठा दिया जाए गद्दी पे, हम चला लेंगे देश 999 रुपए में। अबे ऐसा ना करो भैया, ये है ना, ऐसा ना कीजिए। आप फीस मुझे नहीं दे रहे भाई, करियर विल को दे रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि मैं करियर विल का एम्प्लॉय हूँ बाकी सभी टीचर्स की तरह। अगर आपको ऐसा लगता है कि करियर विल मेरा है भाई, या आप मुझे पैसे जमा करा रहे हो, तो जब आपने पैसे भेजे होंगे तो भाई वो मेरे अकाउंट में नहीं आए हैं। देखो साफ सीधी बात है ना। तो इस बात की गलतफहमी बिल्कुल निकाल दीजिए। यहाँ पे यहाँ पे भी एक इसके बाद इन 1640 1640 ईस्वी में ब्रिटिशर्स फाउंडेड मद्रास। अंग्रेजों ने मद्रास शहर की स्थापना की। हम सब जानते हैं जो मद्रास शहर है, जिसे वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है, उस मद्रास शहर की स्थापना अंग्रेजों के ही द्वारा 640 ईस्वी में की गई। और यहीं पर अंग्रेजों ने एक किला बनवाया जिसे कहा जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, या सेंट जॉर्ज का किला। और मद्रास से ही व्यापार, या मद्रास से भी व्यापार करने की शुरुआत की किसने? ब्रिटिशर्स ने। इसके बाद दोस्तों हम सब जानते हैं इन 1661 ईस्वी में ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स गॉट मैरिड टू ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स गॉट मैरिड टू कैथरीन ब्रिगेंजा। अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स ने पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह किया। ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स गॉट मैरिड टू कैथरीन ब्रिगेंजा। अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स ने पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह किया। और कहने का मतलब, पुर्तगालियों की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगेंजा और अंग्रेजों का राजकुमार था चार्ल्स। जब दोनों का विवाह हुआ, कहने का मतलब पुर्तगालियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, तो पुर्तगालियों ने ही प्रिंस चार्ल्स को दहेज में क्या दे दिया? बंबई। लेकिन बंबई का चार्ल्स को कोई काम नहीं था, तो 1668 में हम सब जानते हैं चार्ल्स गेव बॉम्बे to East India Company on a rent of 10 pounds per year. राजकुमार चार्ल्स ने बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 10 पाउंड किराए पर दे दिया। कहने का मतलब, एक तरफ तो 1640 में मद्रास की स्थापना की अंग्रेजों ने, और दूसरी तरफ 1661 में अंग्रेजों के राजकुमार चार्ल्स ने पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से शादी कर ली। इसको दहेज में मिल गया बंबई, और अब अंग्रेजों के हाथ में क्या आ गया? बंबई भी आ गया। कहने का मतलब अंग्रेजों की दो प्रेसिडेंसी तैयार थी, एक मद्रास और दूसरी बंबई।
और इसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे इन 1697 In 1697, Britishers founded कैलकटा। 1697 ईस्वी में अंग्रेजों ने कलकत्ता शहर की स्थापना की और यहीं पर फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया गया। और यहीं पर फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया गया। तो अब हम सब जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार 3 जगहों से करेगी। पहला कलकत्ता, दूसरा मद्रास और तीसरा बंबई। यही 3 प्रेसिडेंसीज ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में हुआ करती थी और यहीं से अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने की शुरुआत की थी। लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ हो गई। औरंगजेब डाइड और जैसे ही औरंगजेब मरा तो बहुत तेजी से साम्राज्य का पतन हुआ। किसके? मुगलों के। और बस फिर क्या था, जैसे ही हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स या मुगल साम्राज्य का पतन, तो हमें पता चलेगा कि किस किस तरीके से मुगल्स कमजोर होते रहे और ब्रिटिशर्स बंगाल में मजबूत होते रहे, ये हमें पता चलेगा। आज की कहानी को यहीं पर रोकेंगे दोस्तों। कल फटाफट से हमें डैनिश या जो डैन लोग हैं वो फिनिश करने हैं। उसके बाद हमें फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ना है और फटाफट तीनों कर्नाटक युद्ध पढ़ के कल के लिए हमारे पास मेन टॉपिक रहेगा डाउनफॉल ऑफ मुगल्स या मुगल साम्राज्य का पतन, जो हमें कल के क्लास में पढ़ना है। और जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन पढ़ेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो अभी तक डिफरेंट एग्जामिनेशन में इन दोनों टॉपिक से पूछे गए हैं। 2 टॉपिक उठाएंगे, सबसे पहले उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर दोबारा से उनके क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। तो कल की क्लास फ्री नहीं रहेगी, आज आखिरी मौका है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको मेरे से बढ़कर कोई भी है ना, उसको तकलीफ नहीं हो रही है या उसे कोई एलर्जी नहीं हो रही है या उसके कहीं पे दाद खाज खुजली कुछ नहीं हो रहा है, तो है ना वो सिंपल से करके देख लीजिएगा, उसको रजिस्टर करके। जी हाँ, 1.5 घंटे की क्लास है। 1.5 घंटे की इसलिए क्योंकि फ्री है भाई, है ना। कल से है ना सिर्फ वो लोग होंगे भाई, आलतू फालतू कमेंट कल से आने बंद हो जाएंगे, ये तो हम सब जानती हैं, आप भी जानती हैं। तो कल से सिर्फ वही लोग होंगे जिन्होंने एनरोल किया होगा। अभी तो है ना कोई भी आकर है ना कमेंट कर देता है, बताओ पैसे लोगों ने मुझसे पैसे मांग लिए। अगर आप सारे लोगों ने मुझसे पैसे वापस मांग लिए है तो भाई मैं कहाँ से लेके आऊंगा इतनी बड़ी अमाउंट। आजकल तो वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल है, ठीक है ना। तो प्लीज यहाँ पर आप कमेंट करें, ये आपका मौलिक अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के तहत। लेकिन कमेंट करने से पहले, अपने विचार अभिव्यक्त करने से पहले सामने वाले के मान को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, ये इंश्योर करना आपका काम है भाई। चलिए कल मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।